प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक नए लेसन के साथ में उपस्थित है जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी लेसन है। और नया लेसन है हमारा संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण, कंजर्वेशन एवं पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग इस अध्याय के अंदर अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं संसाधन एक संकल्पना के बारे में कि संसाधन संकल्पना आखिर है क्या। संसाधन संकल्पना के बारे में बात करते हैं। संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। संसाधन संकल्पना के बाद बात करते हैं संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक व मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। विद्यार्थियों, संसाधन के बारे में, संकल्पना के बारे में बताया जाता है कि यह एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है संसाधन जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। यानी हम मानव अपनी उन्नति के लिए किस पे निर्भर रहता है? संसाधन पर निर्भर रहता है। तो मनुष्य की उन्नति के लिए संसाधन अति महत्वपूर्ण है। मनुष्य संसाधनों का उपयोग करके ही उन्नति, प्रगति कर सकता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। संसाधन संकल्पना के बारे में ये बताया गया है कि ये एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। मानव की प्रगति और विकास, डेवलपमेंट मनुष्य का संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है जिम्मरमैन। विद्वान जिम्मरमैन ने बताया कि संसाधन का अर्थ क्या है। संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। संसाधन का अर्थ क्या है? किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति करना। लेकिन वो उद्देश्य किसकी पूर्ति करता है? विद्यार्थियों, संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है और वो उद्देश्य क्या करता है? व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। यानी संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है, ये जिम्मरमैन महोदय ने हमें बताया। और संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है, उसके साथ साथ वो उद्देश्य क्या करता है? व्यक्ति की आवश्यकता और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद प्रत्येक संसाधन जो है वो कब उपयोगी हो सकता है, किन अवस्थाओं के अंदर वो मानव उपयोगी बन सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कोई भी संसाधन इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद है तो वो किस स्थिति के अंदर मानव उपयोगी हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। इस पृथ्वी पर मौजूद कोई भी संसाधन मानव उपयोगी कब हो सकता है? सबसे पहली बात, उसका दोहन संभव हो, तभी वो मानव उपयोगी संभव हो सकता है। यानी इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद सभी संसाधन मानव उपयोगी नहीं हैं। कब हो सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं, मानव उपयोगी तभी होगा जब उस संसाधन का क्या संभव हो? दोहन संभव हो। संसाधन का दोहन संभव हो तभी संसाधन मानव उपयोगी हो सकता है। दूसरी बात, किन स्थितियों के अंदर संसाधन मानव उपयोगी होगा? जब दोहन करेंगे तो दोहन के पश्चात मूल्यवान संसाधन में वो परिवर्तित होता हो, यानी दोहन के पश्चात में उसे किसी मूल्यवान अन्य संसाधन के अंदर बदला जा सकता है, तो वो संसाधन मानव उपयोगी होगा, दोहन के योग्य होगा। उसके अलावा दोहन की योग्यता रखने वाले मानव संसाधन उपलब्ध हो। दोहन की योग्यता रखने वाले मानव संसाधन उपलब्ध हो, वाले मानव संसाधन उपलब्ध हो, और जिस संसाधन का दोहन किया जा रहा है वो मानव उद्देश्यों की पूर्ति करता है, मानव उद्देश्यों की पूर्ति करता हो।
पूर्ति करता हो तो वो संसाधन जो है जिसको हम कह सकते हैं कि मानव उपयोगी हो सकता है, दोहन जो है उसका किया जा सकता है। तो यहाँ हमने संसाधन संकल्पना की बात की, जिमरमैन महोदय की बात की, और किन स्थितियों के अंदर, किन परिस्थितियों के अंदर किसी भी वस्तु का दोहन किया जा सकता है, यानी दोहन संभव हो, मूल्यवान संसाधनों के अंदर उसे वापस परिवर्तित किया जा सकता हो, और दोहन करने के लिए योग्यता रखने वाले मानव संसाधन उपलब्ध हो, और उसके साथ साथ मानव उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, तो उस संसाधन का दोहन किया जा सकता है और वो संसाधन मानव उपयोगी बनाया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं एक नई चीज की, वो है मानव को संसाधनों का जनक कहा जाता है। संसाधनों का जनक किसे कहा जाता है? मानव को कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद प्रत्येक संसाधन का उपयोग मानव तकनीकी और ज्ञान के आधार पर ही किया जा सकता है। मनुष्य अपनी तकनीकी और ज्ञान के आधार पर संसाधनों का दोहन करता है, और दोहन करने के पश्चात उसे मूल्यवान और उपयोगी वस्तु के अंदर, मूल्यवान और उपयोगी संसाधन के अंदर परिवर्तित करने का काम भी कौन करता है? मानव करता है। तो मानव स्वयं इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद संसाधनों के दोहन की योग्यता और तकनीकी ज्ञान के बल पर संसाधनों का दोहन करता है, और उसके पश्चात उसे उपयोगी संसाधनों में बदलने का काम भी मानव करता है। इसीलिए मानव को क्या कहा जाता है? संसाधनों का जनक कहा जाता है। मानव संसाधनों का दोहन करता है, मानव संसाधनों का अपने तकनीकी ज्ञान से दोहन करता है, और संसाधनों को उपयोगी व मूल्यवान बनाने का कार्य भी मानव करता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद संसाधनों का जनक किसे कहा जाता है? मानव को ही कहा जाता है। तो मनुष्य ही संसाधनों का दोहन करता है अपने तकनीकी ज्ञान के बल पर, अपने विकास के बल पर, और उसके साथ साथ दोहन करने के बाद उनको उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित करने का काम, मूल्यवान संसाधनों के अंदर परिवर्तित करने का काम मानव करता है, और फिर उन संसाधनों का उपयोग भी मानव करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संसाधनों का जनक किसे कहा जाता है? मानव को कहा जाता है। तो मानव को संसाधनों का जनक क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों कहा जाता है? मानव को संसाधनों का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव संसाधनों का उपयोग अपने तकनीकी ज्ञान पर करता है, और मानव संसाधनों का दोहन करने के पश्चात उनका उपयोग भी, उन्हें मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करने का काम भी मानव करता है। इसीलिए मानव को संसाधनों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण संसाधनों का। और सबसे पहले संसाधनों के वर्गीकरण में हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? विद्यार्थियों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों के अंदर किया गया है। एक है जैविक संसाधन, और एक है अजैविक संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? दो भागों के अंदर किया गया है। एक जैविक संसाधन और दूसरे होते हैं अजैविक संसाधन। सबसे पहले बात करते हैं जैविक संसाधनों के बारे में। सभी प्रकार के जैविक घटकों से संबंधित संसाधनों को जैविक संसाधन कहा जाता है। सभी प्रकार के जैविक घटकों से संबंधित संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं, और सभी प्रकार के अजैविक घटकों से संबंध रखने वाले संसाधन अजैविक या निर्जीव घटकों से संबंधित
संसाधन अजैविक संसाधन कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार सभी प्रकार के जैविक घटकों से संबंधित संसाधन जो सजीव है उनसे संबंधित, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बात करें, जैसे जैविक घटकों की बात करें तो पशु पक्षी, जीव जंतु, चारागाह, वन, ये सब जैविक संसाधन हैं। और अजैविक संसाधनों की बात करें, जैसे मृदा, तापमान, जल, ये सब कैसे घटक हैं? अजैविक घटक है। यानी जैविक घटक जो है जिनके अंदर हम लोग देखते हैं कि वंश परंपरा की क्षमता पाई जाती है। प्राकृतिक दृष्टि से जैविक संसाधन जो है वो अपनी वंश परंपरा के आधार पर नष्ट नहीं होते। वंश परंपरा के या फिर इनके अंदर संतानोत्पत्ति की गुणवत्ता के कारण आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ते रहते हैं। यानी जैविक संसाधनों के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये नवीकरणीय संसाधन है। कैसे संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। जैविक संसाधनों के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये नवीकरणीय संसाधन है और जो असमाप्य है, आसानी से समाप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनका नवीनीकरण होता रहता है। इनके अंदर प्रजनन की प्राकृतिक क्षमता पाई जाती है और प्रजनन की प्राकृतिक क्षमता के कारण, प्रजनन की प्राकृतिक क्षमता के कारण ये वंश वृद्धि को, वंश परंपरा को आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं। नवीकरणीय संसाधन या असमाप्य संसाधन हो सकते हैं जैविक संसाधन। अजैविक संसाधन मृदा, तापमान, जल, ये सब निर्जीव घटक है और ये समाप्त हो सकते हैं। इनको हम अनवीकरणीय या समाप्य संसाधन कह सकते हैं। अजैविक या निर्जीव घटकों से संबंध रखने वाले ये संसाधन अजैविक संसाधन कहलाते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया, जैविक और अजैविक संसाधन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वो है उद्देश्य के आधार पर। किस आधार पे बात कर रहे हैं? उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों के अंदर किया गया है? विद्यार्थियों, उद्देश्य के आधार पर संसाधनों को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, ऊर्जा शक्ति संसाधन और गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन। ऊर्जा शक्ति संसाधन और दूसरे है गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन। ऊर्जा शक्ति संसाधन और गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन। उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? दो भागों के अंदर किया गया है, एक ऊर्जा शक्ति संसाधन और दूसरे जो है वो है गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन। ऊर्जा शक्ति संसाधन जिनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जिन संसाधनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन संसाधनों को हम किस में रखते हैं? ऊर्जा शक्ति संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। और गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन यानी जिन संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, जिनका उपयोग हम लोग केवल और केवल उद्योगों में कच्चे माल के रूप में करते हैं। इनका उपयोग कहाँ होता है? उद्योगों में। कच्चे माल के रूप में ये संसाधन उपयोगी है। गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन, ऊर्जा प्राप्ति इनसे नहीं होती, इनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा शक्ति संसाधनों की। ऊर्जा मिलने वाले संसाधन कौन कौन से हैं? ऊर्जा शक्ति संसाधन की बात करें जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
कोयला, पेट्रोलियम, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये संसाधन कैसे संसाधन हैं? ऊर्जा शक्ति संसाधन है, जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरे गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन कौन कौन से हैं? जैसे लोहा, टंगस्टन, तांबा, टिन, यानी धातुएं जो कच्चे माल के रूप में, उद्योगों के रूप में काम आती है, तो उन्हें हम बोलते हैं गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन। अब विद्यार्थियों, एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो ऊर्जा शक्ति संसाधन है, ऊर्जा शक्ति संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग दो भागों के अंदर कर सकते हैं। एक परंपरागत ऊर्जा शक्ति संसाधन और एक है गैर परंपरागत ऊर्जा शक्ति संसाधन। परंपरागत ऊर्जा शक्ति संसाधन और दूसरे है वो है गैर परंपरागत ऊर्जा शक्ति संसाधन। विद्यार्थियों, बात गौर से देखिए कि भी ऊर्जा शक्ति संसाधन हैं जो दो भागों के अंदर जिनको बांध सकते हैं हम लोग, एक परंपरागत ऊर्जा शक्ति संसाधन और एक गैर परंपरागत ऊर्जा शक्ति संसाधन। परंपरागत ऊर्जा शक्ति संसाधन कौन कौन से हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा शक्ति संसाधन कौन कौन से होते हैं? यानी जिन संसाधनों का उपयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं और प्राचीन काल से जिनका दोहन करते आ रहे हैं, लेकिन आजकल जिन संसाधनों का उपयोग हम कर रहे हैं वो उनके विकल्प के रूप में तराशे जा रहे हैं। तो प्राचीन काल से जिन संसाधनों का उपयोग हम लोग करते आ रहे हैं उनको हम लोग कहेंगे परंपरागत ऊर्जा शक्ति संसाधन। दूसरी तरफ हम लोग बात करें आजकल की, तो आजकल हम लोग जिन शक्ति संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो आजकल परंपरागत संसाधनों के स्थान पर नए समावेशी और समपोषणीय विकास दर्शित करने वाले, जिनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, ऐसे संसाधनों की तलाश की जा रही है और उनका खोज करने के बाद उपयोग भी किया जा रहा है। तो ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा शक्ति संसाधन। यानी प्राचीन काल से परंपरागत संसाधन कौन से हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब परंपरागत प्राचीन काल से ही उपयोग में आने वाले ऊर्जा शक्ति संसाधन हैं। आजकल हम लोग किन ऊर्जा शक्ति संसाधनों का उपयोग करते हैं जिनका परंपरा से नहीं होता आ रहा है और जो स्वच्छ ईंधन के रूप में आजकल काम करते हैं, वो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये गैर परंपरागत ऊर्जा शक्ति संसाधन है। इस प्रकार हमने देखा कि उद्देश्य के आधार पर ऊर्जा शक्ति संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग दो भागों में करते हैं, एक ऊर्जा देने वाले और एक ऊर्जा नहीं देने वाले। ऊर्जा शक्ति संसाधनों के अंदर हमने बात की, ये भी दो प्रकार के होते हैं जिनका परंपरा से उपयोग होता आया है, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, तो उनको परंपरागत, और जिनका आजकल स्वच्छ ईंधन के रूप में एक विकल्प तलाशा गया है, जिनको हम कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आते हैं। गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन जिनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती और जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, लोहा, टंगस्टन, तांबा, टिन, ये केवल उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम आते हैं, तो इनको बोलते हैं हम गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन। इस प्रकार उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? दो भागों के अंदर किया गया है, एक ऊर्जा शक्ति संसाधन और दूसरे है गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन। इस प्रकार आज के लेसन के अंदर हमने संसाधन संकल्पना और उनके दो वर्गीकरणों की बात की। नेक्स्ट वर्गीकरण की बात हम लोग अगले लेसन में करेंगे। आज का लेसन हमारा यहीं समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी।